हो रहा हो गया। हाँ, एक तो ऑनलाइन हो गया। हाँ होगा ही होगा। योर फोन, यू कांट टर्न योर फोन। हाँ इधर ही एक सेकंड। क्या कर रहे हो हैं? गया। हो गया ठीक है। चलो हम चकाचक लग रहे हैं। मैं पूरा ओपी लग रहा है सर जी। थैंक यू। देखिए चैप्टर है आपको आज यहाँ तक आ रहा है ना, आराम है ना? सब चीज दिखा दे रहा है। क्या हुआ? सब चीज दिखा दे देखिए चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैला और किस तरह से जो है, मतलब आप लोग अब उधर ध्यान देना छोड़ दीजिए, जो कुछ भी होगा वो हो रहा होगा, ठीक है? तो किस तरह से जो है भारत में राष्ट्रवाद फैला, किस तरीके से जो है लोगों में अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना आई हमारे देश में, वो आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा वो टॉपिक होगा गांधी युग, गांधी एज 1915 से 1948 तक का। उसके बाद रोलेट कानून जो कि 1919 में बना था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि जिनके बारे में हर कोई जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उसके बाद खिलाफत आंदोलन, खिलाफत समिति का गठन जरूर 1919 में किया गया था, लेकिन ये आंदोलन 1920 से 1924 तक चला। साइमन कमीशन जो है आयोग गठित किया गया था 1927 में, और इंडिया इनका आगमन हुआ था 1928 में। फिर नमक आंदोलन था, दांडी यात्रा जिसको आप जानते हैं, दिल्ली पैक्ट, पूना पैक्ट, चोरी चौरा कांड, चंपारण सत्याग्रह, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। इनमें कम से कम जो टॉपिक आज हो पाएगा उन पर स्टडी करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहला सवाल ये है कि भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैला, लेकिन उससे पहले हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रवाद को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। क्या कहते हैं? नेशनलिज्म कहते हैं। और इसका तात्पर्य होता है अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास। अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना के विकास को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। तो राष्ट्रवाद जो होता है विशेष भौगोलिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, इन तमाम को मिलाकर के एकता का वाहक बनाती है। इसका वाहक बनाती है एकता। यानी कि अगर हम धार्मिक मामलों में कुछ और है, सामाजिक स्तर से कुछ और है ना, एक कई समाज के लोग होते हैं, कई क्षेत्रीय स्तर पर लोग होते हैं, कई जिलों में विभक्त है, कई राज्यों में विभक्त है, कई धर्मों में विभक्त है, कई जातियों में विभक्त है। इन तमाम में विभक्त होने के बावजूद भी यदि हम राष्ट्रीय है ना, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग सबसे पहले अगर इंडियन है, भारतीय है, तो हम में राष्ट्रवादी भावना है, अन्यथा राष्ट्रवादी भावना नहीं है। राष्ट्रवादी भावना का तात्पर्य ये है कि आप धार्मिक मामले हो या कोई अन्य मामले हो, सामाजिक मामले हो, क्षेत्रीय मामले हो, उन तमाम चीजों को आप बगल में रख करके सबसे पहले आप क्या भारतीय हैं, इंडियंस है, तो वो आपको राष्ट्रवाद है। आखिरकार इंडिया में कैसे फैला, लोगों के अंदर कैसे आया कि हमको अपने देश के प्रति जो सोच और लगाव की भावना रखनी है, किस तरीके से लोगों में ये सोच जगा कि हमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ना है, किस तरीके से लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को अंग्रेजों का जो किला है उसको उखाड़ना है किसी भी तरीके से हमारे देश से, उन पर आते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। उस समय अंग्रेज के तरफ से ही हमारे देश के भी कुछ सेना फ्रांसीसी क्रांति में गए हुए थे। तो वहां उन्होंने देखा कि आज हम जिसके लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं, हम फ्रांस के लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं, और फ्रांस जो है अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ है, तो वही स्थिति तो हमारे देश में भी है। हम दूसरे को आजाद कराने के लिए आए हुए हैं और हम खुद गुलाम हैं। हम दूसरे को आजाद कराने के लिए आए हुए हैं और हम खुद गुलाम हैं। और भारतीय सैनिक जो फ्रांस गई हुई थी वो वहीं पर कसम खा लिया कि हम लोगों को यहाँ से जाकर के ब्रिटिश हुकूमत की नींव उखाड़ देनी है और उनके सत्ता का काया पलट कर देना। और सबसे पहली बार हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो आवाज बुलंद हुआ था 1857 ईस्वी में। कब हुआ था? जिनको कि प्रथम सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे देश में है ना, मई 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ, जिसको आप प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं, है ना, जिनमें कि पूरे देश से 1857 के क्रांति का नेतृत्व कर रहा था, नहीं पूरे देश से 1857 के क्रांति का जो नेतृत्व कर रहा था वो था उस समय का शासक बहादुर शाह जफर। और 1857 की क्रांति का जो शुरुआत किया गया था वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया।
जिन्होंने मारो फिरंगी को का नारा लगाया था। मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को, और वो उस समय नारा लगा था जब अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा वो जो एक इनफील्ड राइफल आया था उसके कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था, और इस तरह से अफवाहें फैलाई गई थी, और शायद इस तरह से था भी कि उस कारतूस में चर्बी का उपयोग किया गया था। तो वो चर्बी गाय और सुअर की थी। तो हिंदू और मुसलमान दोनों में से कोई भी उस कारतूस को दांत से खींचना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। और इसका सबसे पहली दफा जो खुलकर विरोध किया गया था वो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। आपके जानकारी के लिए बता दें, हम लोग शॉर्टकट में लेंगे 1857 की क्रांति को। देश में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में जो हुआ मई में, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा, ध्यान देंगे, सबको ध्यान दो कि पूरे देश में इसका नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर। उसके बाद लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, कानपुर से नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे, पटना से पीर अली नेतृत्व कर रहे थे, पूरे बिहार से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व करता था वो था वीर कुंवर सिंह। कौन था? वीर कुंवर सिंह था। तो ये सब अपना 1857 की क्रांति में जो अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। अब इस बात को गौर करिए, थोड़ा सा सवाल है समझने वाले यहाँ पर कि क्या 1857 की जो क्रांतियां हैं उनमें हम सफल रह पाए थे? तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए उस समय हम लोगों में आपसी एकता नहीं थी, है ना। ये देश जो है भारत बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में, लगभग 200 छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और प्रत्येक पर एक राजा राज करता था। प्रत्येक पर एक राजा राज करता था और आपसी काफी मतभेद था। हम लोगों में आपसी एकता नहीं होने के कारण 1857 की क्रांति में हम लोग हार गए, हमें सफलता नहीं मिली। एक और नाम छूट रहा है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई भी नेतृत्व कर रही थी, जो कि स्वर्ग सिधार गई थी, मारी गई थी उसी में। ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, मतलब अंग्रेजों को काफी छकाया था, मतलब छकाई थी। तो ये हुआ आपको 1857 की क्रांति का कुछ ब्यौरा जो आप लोगों के समक्ष आया। तो हम लोग उस समय एकत्रित नहीं हो पाए, नहीं तो हम लोग 1947 से 90 साल पहले ही हम लोग आजाद हो गए। उस जो स्थिति हमारे देश में अभी है, अभी हम लोग बिल्कुल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते करते जो है आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। तो यह स्थिति अगर उस समय रहती, जिस समय 1947 में देश आजाद हुआ था, तो अभी भी देश गुलामी रहता, आजाद नहीं हो पाता। हम लोग 1947 में एकत्रित हुए थे और सब लोग मिल करके अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उसके कारण उसके बाद जो अंग्रेज यहाँ से विदा लिए। तो चलिए उन्हीं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहला हम लोग जान लेते हैं आज, नहीं, गांधी युग से पहले हम लोग जान लेते हैं आज रोलेट कानून के बारे में। किस कानून के बारे में? रोलेट कानून। देखिए रोलेट कानून या रोलेट एक्ट, ये अंग्रेजों द्वारा 1919 में लाया गया एक प्रकार का काला कानून था, है ना। रोलेट एक्ट या रोलेट कानून अंग्रेजी हुकूमत द्वारा 1919 ईस्वी में लाया गया एक प्रकार का काला कानून था, जिसका कि तमाम भारतीयों ने जमकर विरोध किया। इस कानून के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह कानून न कोई वकील, न कोई दलील और न कोई अपील की कानून थी। इस कानून के अंतर्गत आपको शक के आधार पर, शक के बिना पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इंडियंस को लगता था कि जो हमारे क्रांतिकारी है ना, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स है, उनकी गिरफ्तारी करके उनके साथ गलत किया जा सकता है। इस वजह से लोगों ने उसका खुलकर विरोध किया और रोलेट एक्ट कानून के विरोध में भी जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। ऐसा कानून इधर भी लागू हुआ है ना। हाँ, कुछ कानून ऐसा हुआ था लागू जिसका कि गलत फायदा उठाया जा सकता है। तो देखिए रोलेट कानून जो था ये सीधे तौर पर इसको ब्लैक एक्ट का संज्ञा दिया गया था, क्योंकि ये कानून निश्चित तौर पर भारतीयों को अंधेरे में रखने के लिए लाया गया था। इस कानून से किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता और आपका कोई अपील, कोई दलील, कोई वकील काम नहीं करता। तो ये 1919 में लाया गया था रोलेट एक्ट कानून, रोलेट एक्ट जो था। अब 1919 में घटित एक और घटना के बारे में जानते हैं। रोलेट एक्ट के विरोध में और अंग्रेजों की जो प्रतिक्रियात्मक दमनात्मक नीति थी, उन दोनों के विरोध में अमृतसर, पंजाब जो है, अमृतसर में जलियांवाला बाग में बहुत सारे भारतीयों की सभा हो रही थी। और यह दिन था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में तमाम भारतीयों की एक सभा हो रही थी, जिसमें रोलेट जैसे कानून का विरोध किया जाने का प्रस्ताव रखा गया था। और अचानक जो है
जनरल डायर आते हैं और बिना किसी चेतावनी के तमाम भारतीयों पर अंधाधुंध गोली चलाने का ऑर्डर दे देते हैं। और उस जलियांवाला बाग एक बाग ना होकर के खुला मैदान की तरह था, चारों तरफ से चार दीवारी थी, एक ही दरवाजा था और उसमें एक पेड़ था, एक कुआं था, एक पेड़ एक ही कुआं, चारों तरफ से दीवार था, एक ही गेट था। उस गेट पर आकर के मतलब जनरल डायर जो है उसी गेट से गोली चलवाना शुरू किया था, जिसमें कि जिस तरीके से भोंजा जाता है लोगों को, एकदम वहां पर जो है मतलब मशीन गन रख करके, राइफल रख करके लोगों को भोंज दिया गया। बहुत सारे वृद्ध मारे गए, बच्चे मारे गए, जो भागने का प्रयास किए, कुछ लोग कुएं में कूद करके मर गए, है ना, कुछ लोग कुचले चले गए, कुछ लोग जो दीवार से कूदने का प्रयास किया वही गोली खाकर मर गए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं कहिए, इसको नरसंहार कर सकते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। 13 अप्रैल 1919 के रोज ये जो भारत में घटना घटी, इस घटना के बाद जो है लोगों में एकदम पूरी तरीके से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की एकदम पूरा ये समझ लो कि जोश आ गया था और काफी गुस्से में थे लोग। सर ऐसा कहा जाता है कि जलियांवाला बाग का जो मिट्टी अभी भी लाल रंग की है, ऐसा कुछ? हाँ, जलियांवाला बाग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ की मिट्टी अभी भी लाल है। इतने भारतीय, लगभग एक अनुमान है कि कम से कम 1000 भारतीय मारे गए थे और 1500 घायल हुए थे। उनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी थे, जिन्होंने जो कुछ सपना देख करके आगे चले थे। बहुत सारी माता बहनों का जो है एकदम सिंदूर धुला गया था। कुछ जो है मतलब बहनें जो है वो विधवा भी हुई थी और कई सारे वृद्ध मारे गए थे, तरफ तरफ करके वहां पर गोली खाए। तो एक आगे चल करके आप लोग सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता भी पढ़ेंगे, आपको याद आएगा, जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बाग में बसंत। वो काफी शानदार और मार्मिक कविता है। 12वीं क्लास में आप लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा जब आप पुत्र वियोग कविताओं को पढ़ेंगे। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। और वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आया क्या? कुछ ऐसा कुछ ओवर हीटिंग, आपका फोन काफी ज्यादा हीट हो गया, जिसके कारण कि आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए काफी हीट है क्या? ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। क्लास चल रही है ना? हाँ चल रहा है। आवर्सन जुबिन राजा बाबू आवर्सन। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन तमाम को थैंक्स। और चूंकि लाइव क्लास चल रहा है इसलिए थोड़ा सा फोन से थैंक्स कहना संभव नहीं हो पा रहा है। आप तमाम लोगों को शुक्रिया कि अगर आप जुड़े हुए हैं, और खास करके तमाम लोगों से अनुरोध भी है कि आप सपोर्ट करें। ये 8 बजे के बाद का जो टाइमिंग है, ये लाइव क्लास का टाइमिंग है। आज 2 दिन से जो है वो SST पेपर पे फोकस किया जा रहा है, उसके बाद फिर साइंस, मैथ, सब तरह के क्लास में ले जाएंगे। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो लोग अपना लाइक, उसके बाद जो कमेंट करें और अपना नाम भी कमेंट जरूर कर देंगे अगर कम से कम, ताकि हमको पता चल सके कितने लोग जुड़े थे। साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे ताकि कुछ लोग और भी जुड़ जाए। देखिए अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? ठीक है। तो ये था आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड, रौलट कानून के बारे में जाने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, उनके बारे में हम लोग जान लिए हैं। ठीक है। अब उसके बाद जो ज्यादा आसान रहेगा मेरे ख्याल से, हम लोग उससे पहले की घटना चंपारण सत्याग्रह के बारे में जान लेते हैं, है ना? देखिए चंपारण का ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह, जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया गया था वो चंपारण में किया गया था। बिहार में ही पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, जहाँ वाल्मीकि अभ्यारण्य व्यवस्थित है, जो बाघ के लिए, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। वाल्मीकि अभ्यारण्य, आप लोग ध्यान देंगे, सबको ध्यान दो, वो उधर ध्यान नहीं देना है कि लाइव क्लास वीडियो उधर फोकस, जानकारी के लिए कम से कम ध्यान दो सबको, ठीक है? तो महात्मा गांधी जो है उस समय उसका राजनीतिक करियर जो था, पॉलिटिकल करियर का स्टार्टिंग था। 1915 से उन्होंने स्टार्ट किए, 1913 में तो लौटे ही थे, 1915 से स्टार्टिंग किए। तो सबसे पहली बार उनको चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल के द्वारा उन्हें न्योता दिया गया कि आप आए और चंपारण में जो किसानों की स्थिति है ना, चंपारण में जो किसानों की स्थिति है उससे उनको बुला करके अवगत कराया गया। और वहां पर चंपारण में 3 कठिया प्रणाली थी, चंपारण में 3 कठिया प्रणाली थी। और इस प्रणाली के तहत जो है
होता क्या था कि प्रत्येक भारतीयों के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा एक प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आपको आपके जमीन का 1/3 हिस्सा में नील की खेती करनी पड़ेगी। किसानों के ऊपर प्रतिबंध क्या लगाया गया था कि जितना जमीन है अर्थात 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में, 1 बीघा में से 3 कट्ठा में आपको कम से कम नील की खेती करनी पड़ेगी। और किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। हाँ, इससे होता क्या था कि जमीन की उर्वरा शक्ति जो थी, है ना, जमीन का जो उर्वरा शक्ति यील्डिंग पावर था वो खत्म हो जाता था। जमीन की उर्वरा शक्ति क्या होती थी? खत्म होती थी। और किसान ये नहीं चाहते थे कि इस मिट्टी की जो तमाम पोषक तत्व है वो नष्ट हो। और वैदिक में अगर किसान खेती करना चाहते भी थे तो उनके साथ एक और मजबूरी थी कि नील की खेती जबरन जो है अंग्रेज उससे करवाते थे और जबरन उनकी खरीदारी उनसे करते थे। कम दामों में उनसे नील की खरीदारी करते थे, फिर अधिक दामों में उन्हीं के पास बेचते थे। तो ये थी 3 कटिया प्रणाली चंपारण में। जब राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया तो महात्मा गांधी आए और चंपारण के सो क्यों रहे, ध्यान इधर दो। चंपारण के जितने भी किसान थे उनको जो है नीलहे गोरों के कैद से छुड़ाया और 3 कटिया प्रणाली को वहां पर समाप्त किया। अंततः अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और 3 कटिया प्रणाली जो है चंपारण में खत्म हो गया। एक प्रकार का किसान आंदोलन मान सकते हैं। चंपारण सत्याग्रह को एक प्रकार का फार्मर प्रोटेस्ट यानी किसान आंदोलन आप मान सकते हैं। तो ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917। क्वेश्चन रहता है एग्जाम में आगे चल करके कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सबसे पहला सफल प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में किया था। ऐसा क्वेश्चन भी रहता। तो ये था आपको खास करके चंपारण सत्याग्रह 1917 का। ठीक है। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, सच्चाई के लिए रास्ते के प्रति आग्रह, सच के रास्ते पर आप यह था। चलिए उनके बाद हम लोग इनके बाद जान लेते हैं साइमन कमीशन के बारे में। किसके बारे में? साइमन कमीशन। देखिए साइमन कमीशन दरअसल एक आपके जानकारी के लिए बता दें कि अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 1927 में, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा 1927 में एक आयोग का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर जॉर्ज साइमन, है ना। सर जॉर्ज साइमन उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो उसी के नाम से 1927 में जो कमेटी गठित की गई उसका नाम रखा गया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। उसमें तमाम अंग्रेज अधिकारी ही शामिल थे, तमाम अंग्रेज अधिकारी ही शामिल थे। भारतीयों को स्थान नहीं मिला और भारत इस बात से असंतुष्ट थे कि साइमन आयोग का जो निर्माण किया गया उसमें हमारे अधिकारी या हमारे लोग शामिल क्यों नहीं है। तो 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीयों ने यहाँ पर उसका जमकर विरोध किया। आपको कल जानकारी दी गई थी कि लोग यहाँ पर साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी लगाया। और इसी साइमन कमीशन के लाठी का एक शिकार हमारे देश में, है ना, लाला लाजपत राय जो कि भगत सिंह के सहयोगी थे, पारिवारिक सहयोग से जुड़े हुए थे। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हुई थी साइमन कमीशन के लाठी के प्रहार से। तो साइमन आयोग जो जॉर्ज साइमन की अध्यक्षता में गठित की गई एक टीम थी जिसमें केवल अंग्रेज अधिकारी को शामिल किया गया था, भारतीय शामिल नहीं थे। इस वजह से उसका विरोध जरूरी था। और जैसे ही 1928 में भारत साइमन कमीशन आया तो तमाम लोगों ने उसका जमकर विरोध किया, जिसमें कि हमारे एक भारतीय नेता, भारतीय क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की लाठी से मृत्यु भी हुई थी। तो ये था आपको साइमन कमीशन। चलिए अब देखिए उनके बाद हम लोग ये रोलेट कानून आपका हो गया है। रोलेट कानून के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी दे दी गई। साइमन कमीशन क्या था वो बता दिया गया आपको। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बता दिया गया। अब हम लोग चल लेते हैं खिलाफत आंदोलन के ऊपर। आपका फोन 7% का है कितना? और फिर से ओवर रेटिंग का ऑप्शन है। ओवर रेटिंग का ओके देख लेते हैं। हाँ ये मेरे यहाँ पे फिल्टर नहीं है। हो रहा है ना?
तो जी आज का क्लास मतलब खत्म कर देंगे। कर देंगे। देखो एक जान लेते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? खिलाफत आंदोलन। देखिए भारत में खिलाफत समिति का जो गठन किया गया था वो 1919 में किया गया था। कब किया गया था? भारत में खिलाफत समिति का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह आंदोलन 1920 से 1924 तक चला। खिलाफत आंदोलन कब चला? 1920 से 1924 तक। आखिर सवाल उठता है कि आखिरकार खिलाफत आंदोलन है क्या? खिलाफत आंदोलन क्या है? तो ध्यान दें, तुर्की के खलीफा, तुर्की का जो शासक था उसको खलीफा कहा जाता था, है ना? तुर्की का जो शासक था उसको क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। तो तुर्की के खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं के द्वारा, जिसमें कि शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे, तुर्की के खलीफा के समर्थन में अली बंधुओं के द्वारा, जिनमें कौन कौन शामिल थे? शौकत अली और मोहम्मद अली शामिल थे। उनके द्वारा 1920 ईस्वी में उनके मान प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए, ताकि जो है पुनः तो समस्त तुर्की साम्राज्य जो है वो खलीफा के हाथ चले जाए, उनके मान प्रतिष्ठा के लिए एक आंदोलन का शुरुआत किया था जिसका नाम दिया गया खिलाफत आंदोलन। क्या दिया गया? खिलाफत आंदोलन दिया गया। तो खिलाफत समिति का गठन 1919 में किया गया, लेकिन इनकी शुरुआत 1920 में हुई। तो खिलाफत आंदोलन से कभी कभी ये भी क्वेश्चन रहता है कि खिलाफत आंदोलन को सबसे अधिक सहयोग करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। तो देखिए खिलाफत आंदोलन जो हुआ था तो वो तुर्की के खलीफा के समर्थन में था। तो महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि मुसलमानों को इस समय साफ किया जा सकता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर खिलाफत आंदोलन को हम अपना समर्थन दे देते तो मुसलमान मेरे साथ आएगा, और इससे क्या होगा कि भारतीय राजनीति में हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, और इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ने से क्रांति जो भी होगा आगे जितना भी आंदोलन होगा वो काफी मजबूत होगा। और इस वजह से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को साथ दिया। लास्ट में 1924 में तुर्की का पिता कहलाता है मुस्तफा कमाल पाशा, है ना? तुर्की का पिता कौन कहलाता? मुस्तफा कमाल पाशा। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर में आप ये भी पढ़े होंगे कि तुर्की का मरीज, यूरोप का मरीज कहलाता था तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, तुर्की को कहा जाता था। तुर्की का पिता कहलाता था मुस्तफा कमाल पाशा। बाद में उन्होंने खुद 1924 में आकर के खलीफा पद को खत्म कर दिया, खलीफा पद हटा ही दिया 1924 में आकर के। तो ये अली बंधुओं के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में था, ताकि अरब प्रदेश पर जो खलीफाओं का समर्थन हटा लिया गया था उनको पुनः मिल सके, और इसमें महात्मा गांधी ने अपना सहयोग दिया। तो खिलाफत आंदोलन भी आपको हो गया, है ना? इनके अलावा एक हम लोग बेहतर होगा क्या हुआ? तो कल के लिए क्या देगा? एक नमक आंदोलन पढ़ा देते हैं। ये क्या नमक नहीं तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, छोड़ दिया जाए। चलिए गांधी जी का परिचय ले लेते हैं, है ना? महात्मा गांधी का परिचय हम लोग ले लेते हैं, गांधी जी का नाम ले रहे हैं। चलिए आप लोगों से जो पूछा जाएगा बताएंगे। देखिए महात्मा गांधी के बचपन का नाम आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इसका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता जी का नाम था पुतलीबाई। पिताजी महात्मा गांधी के जो पिताजी थे वो राजकोट के दीवान थे, है ना? महात्मा गांधी के जो पिताजी थे वो राजकोट के दीवान थे, और वो एक पद होता है राजकोट में, वो बगल में जो था खराड़ा था। हाँ, और महात्मा गांधी की जो माता थी वो काफी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बिना नहीं पुतलीबाई, है ना? बिना सूर्य को अर्घ दिखाए वो भोजन तक ग्रहण नहीं करती थी। तो ठंडी महीना, ठीक है। तो महात्मा गांधी के बारे में जाने आप लोग। उनको बच्चे प्यार से बापू भी कहते हैं, और हमारे देश में महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली दफा राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। फिर महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा कहा था। और इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे चर्चा नहीं करनी चाहिए लेकिन आप लोग की जानकारी के लिए बता दिया जा रहा कि इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा करते थे, क्योंकि वो मतलब आधा वस्त्र धारण करते थे। और महात्मा गांधी के पत्नी का नाम आप लोग को पता होगा कि उनका भी जन्म कस्तूरबा गांधी थी, महात्मा गांधी की पत्नी। उनका भी जन्म 1869 में ही हुआ था। और महात्मा गांधी
कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से पुकारते थे। महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को बा के नाम से पुकारते थे। और महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी जिस जगह पे रहते थे वो जगह था अहमदाबाद। अहमदाबाद का साबरमती आश्रम है ना, अहमदाबाद का साबरमती आश्रम, शायद इसका स्थापना 1916 में हुआ। और साबरमती आश्रम ये साबरमती नदी के किनारे है। आप लोग इसका एक सॉन्ग भी सुने होंगे, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन काल में 3 सशक्त आंदोलन चलाए। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इन तमाम आंदोलन के चलते हुए चंपारण सत्याग्रह है ना, दक्षिण अफ्रीका का आगमन, इंग्लैंड में जाना, ये तमाम चीजों को हम लोग अगले क्लास में स्टडी करेंगे। बाकी आप लोगों का काम है कि ये जितना टॉपिक आप लोग को पढ़ाया गया इसमें गांधी युग, रोलेट कानून, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन और चंपारण सत्याग्रह बच जाता है। आपको गांधी युग में बहुत सारा अभी टॉपिक बचा हुआ है, नमक आंदोलन, दिल्ली पैक्ट, पुणे पैक्ट, ये तीनों को आप लोगों को स्टडी करके घर से आना, ठीक है। चोरी चोरा कांड के बारे में भी आप लोग पढ़ करके आएंगे और कम से कम जो टॉपिक इसमें कंप्लीट कर दिया गया उस टॉपिक को आप लोग को अच्छे से बना करके भी लाना, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं वो बच्चे भी बना लेंगे ताकि आगे चल करके आपको प्रॉब्लम नहीं हो। और खास करके जिस घटना के बारे में बताया गया, चाहे वो गांधी युग हो, रोलेट कानून हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, खिलाफत आंदोलन हो, साइमन कमीशन हो, नमक आंदोलन हो, दिल्ली पैक्ट, पुणे पैक्ट, चोरी चोरा कांड, चंपारण सत्याग्रह, ये सारे भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इनके बारे में जरूर जानने का प्रयास करें। जो भी व्यक्ति लाइव है कृपया करके लाइक के साथ साथ जो है हमारे यूट्यूब चैनल HAZ स्कूल कम कोचिंग सेंटर जोरावरगंज, HAZ स्कूल कम कोचिंग सेंटर जोरावरगंज पर भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। धन्यवाद। और कल भी आप लोग जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, कल भी जो है ऑनलाइन क्लास वो 8 बजे से ही होगा। जो बचे हुए टॉपिक है उनके बाद हम लोग कल जनरल साइंस पे चर्चा करेंगे। अभी जुटना शुरू हो गया दीदी, अब आप काट रहे हैं। अभी 13, 14, 15, 14 करीब इसका स्क्रीन शॉट फिनिश का है ना। अरे घाट गया सजी बोलते हैं ना, अब जुटना शुरू हुआ 15 सर फोन लैग कर रहा है।